विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। आज उच्च न्यायालय करना है, हाई कोर्ट्स करना है, स्टेट जुडिशरी के बारे में करना है। तो बेर एक्ट में अगर आप जाएंगे तो भारतीय संविधान का भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 6 अध्याय 5 यानी पार्ट 6 चैप्टर 5 में आपको क्या मिलेगी? स्टेट जुडिशरी मिलेगी या द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आर्टिकल्स याद होने चाहिए आपको। ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, सिर्फ सबसे पहले हेडिंग याद कीजिए। क्या कीजिए? हेडिंग याद कीजिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं, 1 2 3 रिवीजन कीजिए, उसके बाद किताब में आइएगा, ठीक है। ये जो बेर एक्ट है अपने आप में एक संविधान की प्रति समझ लीजिए, कॉपी है। संविधान में कैसा लिखा हुआ और हमें कैसा पढ़ना है वो अंतर आपको पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज टफ होती है, फिर भी जो हेडिंग्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से याद कीजिए। आर्टिकल 214 से लेकर कहाँ तक पढ़ना हमने? 232 तक पढ़ना है हाई कोर्ट के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल याद कीजिए 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। इसमें एक ही लाइन लिखी हुई कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। क्या हो सकता है? तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल कभी गुवाहाटी हाई कोर्ट था। क्या था? कि पूरे 7 सिस्टर्स के लिए एक ही उच्च न्यायालय था कभी। कौन सा? गुवाहाटी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वहाँ पे अलग अलग उच्च न्यायालय बने। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा अभी कुछ साल पहले ही बने हैं, ठीक है। तो पहले कभी 7 बहनों का, यानी जो आपका क्या अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये सब इन सब का न्यायालय क्या था? गुवाहाटी हाई कोर्ट था। लेकिन अब क्या है, मणिपुर का अलग है, मेघालय का अलग है, त्रिपुरा का अलग है। गुवाहाटी अभी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या है? उच्च न्यायालय है। तो ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 215 में लिखा है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। किस आर्टिकल के साथ पढ़ना है हमने ये 215 को? 129 के साथ पढ़ना है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां होंगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन के संबंध में है। बताया गया इसमें कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ध्यान रखना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल करके मत आ जाना। क्या कौन करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भी क्या है? अलग अलग है। भाई उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या कहाँ पर है? वहीं है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? कहीं पर कम है। हमारे उत्तराखंड में यहाँ पर कम है न्यायाधीशों की संख्या, उतनी नहीं है जितनी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। समझ में आ रहा है? तो उच्च न्यायालय के गठन के बारे में क्या कहा गया कि एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और अन्य क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। कितने होंगे समय समय पर तय किया जाएगा, लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? बाकी आर्टिकल 217 में कहा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पद के लिए शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद के लिए शर्तें आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या शर्तें हैं, लेकिन मोटा मोटा जो अगर हल्का सा क्या अगर आपने उनकी क्वालिफिकेशन देखनी है पद के लिए, तो भारत के राज्य क्षेत्र, सबसे पहले क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हों भारत के राज्य क्षेत्र में। क्या? भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हों, ठीक है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ रहे थे तब हमने 5 वर्ष पढ़ा था। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश का पद धारण कर चुके हों, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हों। और एक अगली जो क्वालिफिकेशन है कि किसी उच्च न्यायालय को या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। क्या रहे हो? ठीक है। तो अभी पहले हेडिंग याद कीजिए, हल्का हल्का मैं बता रहा हूँ कि जितना बड़ा दे रखा उतना नहीं पढ़ना है आपने, मोटी मोटी अपने काम की चीज़ निकालिए।
आर्टिकल फिर 218 में आते हैं हम। आर्टिकल 218 में उच्च न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। शपथ और प्रतिज्ञान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, है ना। अब भले ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो शपथ दिलाई जाती है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है भाई? तो प्रत्येक व्यक्ति जो क्या न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले क्या करेंगे? अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या करेंगे? शपथ लेंगे। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे उन्हें। अब फिर यहाँ पे ध्यान रखना, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाँ जी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है। आर्टिकल 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। ठीक है। 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 221 क्या है? न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में। 222 बहुत इंपॉर्टेंट, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। जब हम कॉलेजियम सिस्टम पढ़ रहे थे तब वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जब एक न्यायाधीश का दूसरे एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या किया था? ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आर्टिकल 222 का प्रयोग, किसका? आर्टिकल 222 का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस आर्टिकल के साथ पढ़ना है? 126 के साथ पढ़ना है 223 को। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति दोनों जगह होते हैं, लेकिन एडॉक जजेस दोनों जगह नहीं होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश केवल कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते। ठीक है। फिर आर्टिकल 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऊपर हमने मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति पढ़ी, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, क्या अंतर हुआ? मुख्य न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस होंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय के, लेकिन न्यायाधीश उस राज्य के उच्च न्यायालय के, जिन्हें अन्य न्यायाधीश बोलते हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 223 और 224 को ध्यान से पढ़ना भाई, क्योंकि वहाँ से दो स्टेटमेंट बन सकते हैं। एक स्टेटमेंट आर्टिकल 223 से बनेगा और एक आर्टिकल 224 से बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति जो, अगर उच्च न्यायालय में भी कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करनी है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति। यहाँ पर भी राज्यपाल मत कर देना। समझ में आया? अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्च न्यायालय कहाँ है? जिस स्टेट में है, इसलिए राज्यपाल करेगा। नहीं, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। समझ में आ गया? अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तब कौन करेगा भाई? हाँ जी, राष्ट्रपति। वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ लेंगे हम उसको, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यायिक नियुक्ति आयोग मैंने कहा समाप्त हो चुका है। न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई वो रहा नहीं। तो आर्टिकल 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स। उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 224 का 224A, इसको क्या 15वें संविधान संशोधन 15वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। विद्यमान उच्च न्यायालयों की यानी जुरिडिक्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। 225। 226 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति किस आर्टिकल में? 226 में है, बहुत इंपॉर्टेंट।
डिटेल बाद में करेंगे, ठीक है। पहले सिर्फ हेडिंग कीजिए। 227 आर्टिकल 227 आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 228 आर्टिकल 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, कुछ मामलों का यानी ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट्स, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 229। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार, उच्च न्यायालय की अधिकारिता और संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अब क्या 231 और जहां से हमने स्टार्ट किया क्या 214 को साथ पढ़ा जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। फिर बोलेंगे हम कि 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसे ही कहा गया है आर्टिकल 214 में। भाई 124 हो गया सुप्रीम कोर्ट, 214 हो गया हाई कोर्ट, तो 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन साथ में लेकिन बोलना पड़ेगा, 231 के अनुसार दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो इन दोनों को साथ पढ़ना पड़ता, 214 और 231 को। क्लियर हो गया। और उसके बाद 232 आपको पता है निरसित है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल याद कर लीजिए, ठीक है। बल्कि इसके बाद मैंने कहा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अध्याय 6 में मिलते हैं, इसके आर्टिकल भी याद कर लीजिएगा, तब आप चैप्टर पे आइएगा। किस पर? तब आपने चैप्टर पर आना है। समझ में आया? क्या अधीनस्थ न्यायालय का आर्टिकल बता दूं? संविधान के भाग 6 अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, डीजे बोलते हैं इनको, डिस्ट्रिक्ट जज, है ना। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? 233 में है, ठीक है। 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण यानी वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट्स एटसेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। उसके बाद आर्टिकल 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती न्यायिक सेवा में 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आर्टिकल 236 निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन। 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। ये यहाँ तक आपने 237 तक क्या पढ़ने? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ने। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को उच्च न्यायालय और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बुक में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि संविधान के किस भाग में, किस अध्याय में उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान है, हाई कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। तो संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 में आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक, 214 से लेकर 200, पहले सिर्फ ये याद कीजिएगा बस, ये वाला लाइन, 3 चीज़ें याद करनी है। भाग 6 अध्याय 5 आर्टिकल 214 से लेकर 232। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1862, याद करना पड़ेगा डेट, 1862 में ब्रिटिश भारत में प्रारंभ की गई थी तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी भाई? एक बार उन्होंने क्वेश्चन यही तो पूछा, उन्होंने कहा किस कोर्ट की जो स्थापना वर्ष है वो अलग है। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कलकत्ता, एक दिया बम्बई, एक दिया मद्रास, एक दिया इलाहाबाद। तो आंसर इलाहाबाद। अरे 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की भाई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी जिसको बोलते थे, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी थी। तीनों जगह उन्होंने क्या किया, 1862 में
3 उच्च न्यायालय स्थापित किए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। इलाहाबाद में 4 साल बाद स्थापित हुआ, प्रयागराज बोलते हैं आज इलाहाबाद को, क्या बोलते हैं? प्रयागराज। उसकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 4 वर्ष बाद, यानी 1862 से 4 जोड़ दो 1866। सिर्फ यूपीएससी के इस क्वेश्चन में इतना बताना था कि इलाहाबाद की स्थापना जी बाद में हुई है, 3 हाई कोर्ट एक साथ बने। तो सबसे पुराने जो हाई कोर्ट हमारे हैं वो कौन से हैं? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। क्लियर हो गया? ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 याद करना है आपने। क्या करना है? अभी तो पूरी लिस्ट याद करनी है, जितने उच्च न्यायालय हैं वो सब याद करने हैं। कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं, खंडपीठ कहाँ कहाँ हैं, अधिकारिता कहाँ कहाँ पर हैं। समझ में आया? यूपीएससी ने पूछा अंडमान निकोबार किसकी अधिकारिता में आता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। पुदुचेरी किसकी अधिकारिता में आता है, बताओ अब? हाँ जी, मद्रास हाई कोर्ट की अधिकारिता में आता है। दमन, दीव, दादर, नागर हवेली किसकी अधिकारिता में आता है? हाँ जी, बॉम्बे हाई कोर्ट लिखा हुआ है, हाँ पक्का। चंडीगढ़ किसकी अधिकारिता में आता है? चंडीगढ़, हाँ जी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में आता है। समझ में है? खंडपीठें सबसे ज़्यादा किसकी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर न्यायालय की कोई खंडपीठ नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कौन कौन से उच्च न्यायालय अपने राज्य की राजधानी में नहीं है। हम उदाहरण, हम उत्तराखंड भी हैं, हमारी राजधानी में नहीं है उच्च न्यायालय। कहाँ पर है? नैनीताल में। राजधानी हमारी देहरादून है। बताया जा रहा है कि अब हल्द्वानी में शिफ्ट हो रहा है उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय। समझ में आ रहा है? तो आपने बताना है कि ऐसे कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं जो अपने राज्यों की राजधानी में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे हैं, उनकी अभी एक लिस्ट पढ़ेंगे हम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिस्ट आपके पास है ना, उसमें जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनको तैयार करके रखिए, अभी थोड़ी देर में पूछने वाला हूं मैं। ठीक है, आगे चलकर प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह व्यवस्था स्वतंत्रोपरांत भारतीय संविधान द्वारा भी जारी रखी गई। आर्टिकल 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु लगाना जरूरी है। आर्टिकल 231 में कहा गया है कि संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही यानी कॉमन उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। किसको? संसद को। किसको भाई? संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। कहां पर लिखा हुआ है? 231 में। तो 214 को आपने 231 के साथ पढ़ना है। ठीक है, बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको कि गठन कहां पर है, 216 में है ना। अभिलेख न्यायालय घोषित करता है 215 में है ना, ये बताया है। ये सारे आर्टिकल में बता चुका हूं। इसके बाद ऐसा करते हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले जो मैं अभी क्वेश्चन पूछे आपसे, उन सब पर जो जो क्वेश्चन पूछे मैंने उनके आंसर बताने हैं आपने मुझे। जैसे मैंने कहा बंबई, कलकत्ता और मद्रास, बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय एक साथ स्थापित हुए। कब हुए? 1862 में हुए। इनमें भी सबसे पहले कौन स्थापित हुआ? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कब हुआ? 2 जुलाई 1862 को। कब हुआ? जबकि बंबई वाला जो है वो 18 अगस्त 1862 को हुआ। और मद्रास वाला कब हुआ भाई? 15 अगस्त 1862 को। 15 अगस्त। इसका मतलब पहले कलकत्ता हुआ, स्थापना वर्ष बोल रहा हूं मैं। कलकत्ता 2 जुलाई 1862 को हुआ। उसके बाद मद्रास वाला जो चेन्नई बोलते हैं उसको आज क्या बोलते हैं? मद्रास को अब चेन्नई बोलते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुई। और मुंबई की जो हुई वो क्या हुई? 18 अगस्त 1862 को हुई। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुई तो वो हुई 11 जून 1866 को। अब क्या करना आपने? पहला काम, स्थापना वर्ष के हिसाब से पहले कौन और बाद कौन। 25 उच्च न्यायालय हैं आपके। कितने? 25 उच्च न्यायालय हमारे। 25 हाई कोर्ट में कौन किन की स्थापना पहले हुई, इन सबको क्रम पे लगाइए सबसे पहले तो। क्योंकि जो आपकी बुक होती है उसमें क्रम नहीं दिया होता स्थापना वर्ष के हिसाब से। क्या दे रखा है? नहीं दे रखा, तो लगाइए। पहला काम ये करना है। दूसरा काम मैंने ये बोला है आपको कि भाई ऐसा होता है कई बार, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय हमको पता अधिकारिता उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ही इतने केस हैं कि किसी और को क्या लें हम इसके साथ, है ना।
तेलंगाना वाला है तेलंगाना में। लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि और जगह भी अधिकारिता है, उनको याद करना है आपने। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुंबई हाई कोर्ट की अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो संपूर्ण महाराष्ट्र पर है, गोवा में। गोवा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। गोवा भी किसके अधीन, किसके अधिकारिता में आता है? मुंबई हाई कोर्ट। ऐसे ही दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, ये भी मुंबई हाई कोर्ट के अधीन आता है। अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्या बोल रहे हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो तो है ही, साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। किसकी अधिकारिता में आता है? आंसर कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कितनी जगहों का उच्च न्यायालय है? तो 4 जगहों का उच्च न्यायालय है, 4 प्रदेशों का उच्च न्यायालय है। देखो असम बहुत बड़ा राज्य है, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मैंने कहा पहले गुवाहाटी 7 सिस्टर्स का उच्च न्यायालय था। 7 सिस्टर्स बोलते हैं वेस्ट बंगाल से जैसे ही आप चिकन नेक पार करोगे ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पार करोगे, तो उसके बाद क्या जो राज्य आते हैं आपके, सिक्किम नहीं लेंगे इसमें, ऊपर से आ जाइए। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये सारे के सारे जो 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इन सब का एक ही उच्च न्यायालय हुआ करता था, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्या होता था? अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मैंने कहा कि बाद में क्या हुआ कि एमएमटी, कुछ साल पहले मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 2013 में क्या हुआ? क्या हुआ भाई? पहले बना मेघालय 23 मार्च 2013 को, फिर बना मणिपुर 25 मार्च 2013 को, और फिर बना त्रिपुरा 26 मार्च 2013 को, ठीक है। तो आपने बोलना है एमएमटी, क्या बोलना है? तो आपने बोलना मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। पहले मेघालय नाम लेना, क्या लेना? मेघों का आलय मेघालय, फिर बोलना मणिपुर और फिर बोलना त्रिपुरा। ये 3 बाद में बन गए, तो इसलिए अब 7 सिस्टर्स के जो किसका उच्च न्यायालय? गुवाहाटी उच्च न्यायालय 7 सिस्टर्स का उच्च न्यायालय नहीं है, सिर्फ 4 राज्यों का है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? ऐसे ही मैंने कहा केरल उच्च न्यायालय जो है वो केरल, संपूर्ण केरल और लक्षद्वीप, ठीक है। ऐसे चेन्नई जो उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिता कहाँ कहाँ पर है? संपूर्ण तमिलनाडु पर और साथ में पुदुचेरी पुदुचेरी के भी 4 पार्ट है देश में, 4 अलग अलग जगहों पर है पुदुचेरी। ऊपर क्या है? यनम, फिर क्या है? और बाईं तरफ माहे जो है वो केरला मालाबार तट पर है। जो आपका कोरोमंडल पर है, जो उत्तरी सरकार पर है, वो कौन है? यनम शायद उत्तरी सरकार पर पड़ता है। कोरोमंडल तट पर जो पड़ेगा वो कौन पड़ेगा? पुदुचेरी और कराईकाल। और मालाबार यानी केरला वाली साइड में जो पड़ेगा वो कौन पड़ेगा? माहे, ठीक है। तो समस्या तो यार माहे वालों को आती होगी, नहीं आती होगी? 3 पुदुचेरी तो इस तरफ हो गए, ईस्टर्न जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, कोस्ट लाइन है, उसकी तरफ हो गया पुदुचेरी। लेकिन वेस्टर्न वाला जो कोस्ट है, माहे तो वहाँ पर आता है। क्या वो भी कहाँ आएंगे? चेन्नई हाई कोर्ट में आएंगे क्या? दूर नहीं पड़ेगा उनको? हाँ जी, घूम लेंगे। अरे भाई, कोर्ट हो गया, पुलिस थाना हो गया, है ना, और हॉस्पिटल हो गया, इसमें घूमता नहीं आदमी, इसमें घूमता रह जाता है। चलो, पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब में संपूर्ण पंजाब, संपूर्ण हरियाणा और कौन? चंडीगढ़। और कौन? चंडीगढ़। अब ये आपने ढूंढ लिए, ठीक है। अब आपने ये ढूंढना है कि किस किस के मुख्यालय अपनी राजधानी में नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, राजधानी में नहीं है। राजधानी तो लखनऊ है, लखनऊ में खंडपीठ है उसकी। क्या है? लखनऊ में खंडपीठ है। और कौन सा राज्य है ऐसा? हाँ जी, क्रम से चलो ऊपर से।
गुजरात है, गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। और कौन है? केरल की राजधानी कहाँ है? हाँ, लेकिन केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? कोच्चि। अरब सागर की रानी बोलते हैं कोच्चि को, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोच्चि। ठीक है यार, एर्नाकुलम में किसका है? एर्नाकुलम तो, हाँ जी, ये कोच्चि लिख रहे हैं। नई किताब कौन सी है जो मेरे पास है? कोच्चि। हाँ, तो कोच्चि हो चुका होगा भाई। जब हमारा उच्च न्यायालय हल्द्वानी आ सकता है तो उनका क्यों नहीं आ सकता? ठीक है। और किसकी नहीं है भाई? मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन जबलपुर में इनका उच्च न्यायालय, अपनी राजधानी में नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी क्या अपनी राजधानी में नहीं है, जबलपुर में है। और बताइए, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है, लेकिन उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? कटक में है। कहाँ है? कटक में। और राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। इस तरह से देखना है आपने, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है। और बताइए भाई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर, लेकिन छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। आने वाले समय में शायद हल्द्वानी में दिखेगा, है ना। और बताओ भाई, हाँ जी, राजधानी कहाँ है उसकी? फिर तो असोम कहाँ दिखा मुझे? असोम दिखा नहीं कहीं। अब यार 4 राज्यों को आप कैसे बोले हम कि, है ना। हाँ, बोल सकते हैं। गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट का लिखा हुआ। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, लेकिन वो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी एक बड़ा शहर है असम का, है ना। असम हाई कोर्ट, नागालैंड, मिजोरम। अब ये तो 4 राज्यों का हो गया ना, किसी की भी राजधानी में नहीं है। फिर आते हैं खंडपीठ में भाई। खंडपीठों से भी क्वेश्चन बने हैं। बोलेगा कि इलाहाबाद की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। बोलेगा मुंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? तो उसकी नागपुर में भी है, औरंगाबाद में भी है और पणजी में भी है। पणजी कहाँ पड़ता है? गोवा की राजधानी। किस नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर है। नदियों से भी क्वेश्चन बने हैं गोवा में। एक वहाँ पर ज्वारी नदी भी है। कौन सी? ज्वारी नदी भी है। बीच भी पूछे गए हैं, बीच पूछे गए हैं। अंजना बीच कहाँ है? ढूंढना जरा, अंजना बीच क्या गोवा में? पक्का? ठीक है, ठीक है भाई। ऐसे ही खंडपीठ पूछी गई गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, तो गुवाहाटी की कोहिमा में भी है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, है ना। आइजोल में भी है। आइजोल किसकी है? मिजोरम की। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में भी है। कर्नाटक हाई कोर्ट भाई, इसकी जो खंडपीठ है वो हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा, हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा 2013 में स्थापित हुआ है। ऐसे आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठें कहाँ कहाँ पर है? ग्वालियर में है और इंदौर में है। इंदौर सबसे साफ शहर है, हाँ? तुम्हारा शहर साफ क्यों नहीं हुआ? यानी वहाँ के लोग साफ रखते हैं अपने शहर को, आप लोग भी रखो, नंबर 1 पे आओ। हम भी सुनना चाहेंगे कि पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? अरे उत्तराखंड तो राज्य हो गया, ऋषिकेश। इंदौर की जगह आना चाहते हैं तो ग्वालियर और इंदौर। मध्य प्रदेश की खंडपीठ कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश का मैंने कहा जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, लेकिन जो उसका खंडपीठ है वो कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर में भी है। ठीक है। चेन्नई हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है भाई? मदुरई। मीनाक्षी टेम्पल, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, वैगई नदी के तट पर। मदुरई कहाँ पड़ता है? त्योहारों का नगर बोलते हैं इसको, है ना। मीनाक्षी टेम्पल है यहाँ पर, वैगई नदी के तट पर। ऐसे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है, लेकिन खंडपीठ जयपुर में है। अब इसमें मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसे कुछ हाई कोर्ट हैं जिनकी राजधानी में उनकी खंडपीठ हैं।
क्या है? राजधानी, मतलब उनके जो उच्च न्यायालय हैं वो उनकी राजधानी में नहीं है, लेकिन खंडपीठ है राजधानी में है। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो भाई कहाँ? लखनऊ में। जैसे अभी पढ़ा हमने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई? भोपाल में तो है नहीं कोई खंडपीठ। और कौन सा बोलूँ मैं? हाँ जी, राजस्थान का बता दिया हमने कि जो जयपुर में खंडपीठ है। क्या है? अब दो स्टेटमेंट तो यहीं से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? मैं पूछूंगा आपसे कि जयपुर हाई, जो आपका क्या राजस्थान हाई कोर्ट है, वो कहाँ पर अवस्थित है? उसका मुख्यालय कहाँ है? वो है जोधपुर में। और जो खंडपीठ है वो कहाँ है? जयपुर में। इसी को उलट दूंगा, आपसे बोलूँगा कितने स्टेटमेंट सही है, और आप बोलेंगे हाँ। जिसने पढ़ा हुआ नहीं होगा वो बोलेगा हाँ यार राजधानी तो जयपुर है, इसलिए हाई कोर्ट भी कहाँ होना चाहिए। समझ में आया? तो लेकिन मैंने कहा राजधानी में नहीं है, जोधपुर में उसका हाई कोर्ट है राजस्थान का, जयपुर में खंडपीठ है। ठीक भाई। तो अब इसके बाद मैं आपको हाई कोर्ट का चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा अगले लेक्चर में।